मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, आज आपके साथ पर्यावरणीय समाजशास्त्र के अंतर्गत ब्लॉक 4 और यूनिट 14 और 15 के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लॉक 4 यूनिट 14 और 15 जो कि संबंधित है जल आधारित आंदोलनों और भूमि आंदोलनों, बीज बीज सत्याग्रह या बीज आंदोलनों से संबंधित है। जैसा कि पिछले अध्यायों में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो पर्यावरणीय समस्या है वो समाज को किस तरह से प्रभावित करती है और समाज पर्यावरणीय समस्या को पैदा करने में किस तरह से योगदान देता है। तो उसी परंपरा में आगे हम लोग आज समझेंगे कि जब पर्यावरणीय समस्या आ गई तो जो लोग उससे प्रभावित होते हैं, जो जनमानस है, जो समुदाय है, जो क्षेत्र होता है, वहाँ के लोग पर्यावरणीय जो विकास के कार्यक्रम है, जो पर्यावरणीय जो योजनाएं पर्यावरण को नुकसान करने वाली चलती हैं या चलाई जाती हैं विकास के कार्यक्रमों सरकार के द्वारा, वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। उसकी प्रतिक्रिया कैसे होती है, यानी समाज समुदाय की तरफ से उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो विभिन्न रूपों में, या उसको असंतोष के रूप में, प्रदर्शन के रूप में, आंदोलन के रूप में, धरने के रूप में, विरोध के रूप में, अपनी मांगों के रूप में वो प्रस्फुटित होती है और सामने निकल कर आती है। उसी में हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो जल आधारित आंदोलन रहे हैं, यानी खास करके जो सिंचाई परियोजनाओं, जिसको बांधों के निर्माण से उपजे हुए जो आंदोलन रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्रता के दौरान भारत में बांधों की संख्या नगण्य थी। बांध जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए, इन सारे जो उपाय होने थे, उसमें जो स्वतंत्रता के टाइम में जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों के जाने के बाद में, तो हमारे यहाँ बांधों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन आज़ादी के बाद से ये अत्यधिक बढ़ गई, उसमें काफ़ी इजाफा किया गया, क्योंकि जो सरकार आई, जो पहली सरकार बनी जेएल नेहरू के नेतृत्व में, उसने सबसे ज़्यादा विकास जो है ग्रामीण विकास के लिए, कृषि विकास के लिए उस पर ध्यान दिया और बांधों के निर्माण की योजनाएं बनाई। बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन और सिंचाई करने के लिए बड़े पैमाने पर बांधों को बनाया गया। स्वतंत्रता के दौरान भारत में तकरीबन 300 बड़े बांध थे, इसलिए बांधों को मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2000 तक बांधों की कुल संख्या लगभग 4000 से अधिक हो गई थी, जिनमें से आधे से अधिक बांधों का निर्माण 1971 और 1989 के बीच किया गया था। आजादी के बाद भारत में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गर्व के साथ उनके विशेषताओं, परिपूर्णताओं, पुरुष परिष्कार और स्थायित्व के कारण बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में परिभाषित किया गया था, जैसा कि आप जानते हैं। सोचा गया कि बांध ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को अपने शहरी औद्योगिक समकक्षों से जोड़ने में मदद करेंगे। 1955 में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन करते हुए नेहरू ने आधुनिक भारत में बांधों के लिए यह नया नाम दिया था, यानी कि जो हमारे बांध हैं, बड़े बड़े डैम हैं, वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, मंदिर के समान हैं। यह सोचा गया था कि बांध नए भारत के विकास में स्तंभ का कार्य करेंगे। बात आती है कि भाखड़ा नंगल परियोजना, जिसके बारे में आप जानते होंगे, उससे कई नहरें निकाली गई, सिंचाई परियोजनाएं निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई, जो राजस्थान के शुष्क भागों को भी सिंचित करती हैं। इसके अलावा भारत में तमाम ऐसी नदियों पर, तमाम बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए, जिनमें से प्रमुख चर्चा में जो कुछ आंदोलन रहे, जिन पर बांध बनाने की वजह से, उनमें जो नर्मदा नदी पर जो बनाया गया बांध था, सरदार सरोवर परियोजना, आपने इसका नाम सुना होगा। भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है ये। 1980 के दशक तक भारत में बड़े बांधों पर किए गए सार्वजनिक निवेश विवादों से घिर गए और सरदार सरोवर परियोजना लंबे समय तक विवादों का विषय रही, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और हिला कर रख दिया। जैसा कि आप जानते हैं, बांध निर्माण एक बहुत बड़े निवेश का काम होता है। गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा निवेश उसमें किया जाता है, और न केवल निवेश को लेकर के, बल्कि कई राज्यों
राज्यों के बीच में, अपने क्षेत्रीय शक्तियों के बीच में वो विवादों को लेकर भी चर्चित रहते हैं और वो विवाद कहीं न कहीं से उत्पन्न होता है। दूसरा, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विवाद का कारण होता है, वह होता है कि बाँधों के निर्माण से विकास कार्य के लिए, सिंचाई के लिए जो बाँध निर्माण किए जाते हैं, जो डैम निर्माण किए जाते हैं, उनके निर्माण से जो पर्यावरण को जो नुकसान होता है, वो भी एक कारण होता है ऐसे तमाम आंदोलनों को जन्म देने के लिए। तो जो सरदार सरोवर परियोजना थी, उसके विरोध में उसके तमाम ऐसी दुष्प्रकार्यात्मक विशेषताओं को लेकर के तमाम तरह से अनरेस्ट हुआ, समुदाय के बीच में, सिविल सोसाइटी के बीच में, वहाँ तमाम लोगों को विस्थापित किया गया। तो ये कहीं न कहीं विवाद का विषय बनता गया और ये विवाद पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया। जल विवाद, जैसा कि आप जानते हैं, एक संसाधन के आवंटन के मुद्दे और इसमें शामिल लागतों और लाभों के संबंधित क्षेत्रों के इर्द-गिर्द घूमता रहता है। दूसरा, यह मुद्दा नियंत्रण से बाहर हो सकता है अगर खासकर कोई परिसंघ फेडरेशन विवाद के विषय में हो या किसी फेडरेशन का प्रश्न है, जहां 2 या अधिक राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार विवाद में भी शामिल हो जाते हो, वहां यह मुद्दा और गंभीर हो जाता है। खास करके जब हम सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं तो उसमें 3 राज्य मुख्य रूप से शामिल हैं, क्योंकि नर्मदा नदी जो है बहती है वो 3 राज्यों से, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये कहीं न कहीं मुद्दा एक निकल के बन के आता है कि कि किसके क्षेत्र में कितनी नदी, कितना पानी चाहिए, पानी किधर कम होगा, किधर ज़्यादा होगा, तो आपस में राज्यों का विवाद होता है। और ये विवाद बहुत पुराना है, जब से ये परियोजना की नींव रखी गई, जब से इस पर चर्चा हो रही थी, तब से राज्यों के बीच जल को बँटवारे को लेकर के विवाद है। दूसरा, समस्या ये आती है, जो तीसरा मुख्य कारण होता है विवाद का, वो होता है नदी के ऊपर, नदी के प्रवाह की ओर या नदी के बहाव के अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, 2 दिशाएं होती हैं नदियों की। इसके संघर्ष में नदी के पानी को साझा करते समय समस्याएं समान रूप से जटिल हो जाती हैं। यानी जहां से नदी ऊपर क्षेत्र से जो बहते हुए निम्न क्षेत्र की तरफ जो जाती है, वहां से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अब जहां से नदी आ रही है वहां ज्यादा पानी उधर से आ रहा है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ ज़्यादा हो रहा है? निचले राज्यों की तरफ से, जो नीचे की तरफ है। तो ये कहने का तात्पर्य, कोई कम इस्तेमाल करता है, कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है। डैम बन जाने से क्या होता है? पानी के बहाव को रोका जाता है, उसको रिज़र्व किया जाता है, तो फिर जो नदी में पानी का बहाव है वो कम हो जाता है। नदी में पानी का बहाव कम होने से जो निचले राज्य होते हैं, वहाँ पर सिंचाई की समस्या, पानी की समस्या होती है। यही विवाद का एक मुख्य कारण बनता है। तो ये तो सिंचाई को लेकर के, पानी के असमान बँटवारे को लेकर के जो समस्या होती है राज्यों के बीच में। और इसके अलावा चूँकि जो इस तरह की परियोजनाएँ, मेगा परियोजनाएँ होती हैं, ख़ास करके सरदार सरोवर परियोजना और अन्य बाँध, डैम, ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और बड़ी परियोजनाएँ होती हैं। तो उसमें केंद्र सरकार का भी योगदान होता है। तो कई बार विवाद केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में भी होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में भी होता है। तो ये कहीं न कहीं विवाद का विषय बन जाते हैं। अब बात आती है कि ये तो सिंचाई को लेकर के जो विवाद है, दूसरा विवाद आता है, एक अनरेस्ट और होता है। वो अनरेस्ट होता है कि जब इन बांधों के निर्माण से, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के, विकास परियोजनाओं के निर्माण से जो बड़े स्तर पर पर्यावरण का जो क्षरण होता है, चाहे वो वन का कटाव हो, चाहे वो जल जीवों को, बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करने वाला हो, चाहे वो आस-पास के लोगों का विस्थापन हो, चाहे जो है उनको उचित मात्रा में उनका सही तरीके से पुनर्वास ना किया गया हो, ये तमाम समस्याओं को लेकर के जो सिविल सोसाइटी होती है और पर्यावरणविद होते हैं, पर्यावरण के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो कहीं न कहीं सरकार और राज्य के बीच एक संघर्ष सा उत्पन्न होता है और वो इसके लिए एक सवाल उठाते हैं और इसके लिए आंदोलनरत भी होते हैं और जिससे कि गंभीरता और बढ़ जाती है। तो खास करके जब जो आंदोलन है, जल आंदोलन जिसको कहते हैं, और अगर सरदार सरोवर परियोजना के विशेष संदर्भ में देखा जाए तो ये कारण होते हैं जहाँ पर टसल और कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। अब बात आती है कि जो नर्मदा नदी है, जो सरदार सरोवर बना है, वो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना शायद भारत में क्रियान्वित की जाने वाली सबसे शक्तिशाली और सबसे महंगी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक थी। नर्मदा नदी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से साझा की जाती है और इसलिए परियोजना की शुरुआत से ही विवादों और संघर्षों ने इसको घेर लिया। यहाँ उम्मीद की गई थी कि यह बांध गुजरात और राजस्थान में लगभग 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि के बड़े हिस्से को सिंचित करेगा और 40 मिलियन से अधिक लोगों को
पीने के पानी की आपूर्ति भी करेगा। आने वाले 30 वर्षों के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बांध में लगभग 1450 वाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी इन बांधों से, बड़े-बड़े बांधों से किया जाता है और 1450 वाट का एक अनुमान लगाया गया कि इतना विद्युत उत्पादन होगा। इस प्रकार बांध ने बड़े वादों और मजबूत संकल्पों के साथ जो उड़ान भरी उसे निभाना मुश्किल हो गया था। यानी जो एक संकल्प और वो एक विवाद का केंद्र बन गया बाद में संकल्पों के अलावा। दूसरी बात आती है कि नर्मदा जो शूरपनेश्वर के रास्ते मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है, जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच लगभग 35 किलोमीटर की सीमा बनाती है। गुजरात में नर्मदा की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। गुजरात में नर्मदा का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर का है। यह विशेष क्षेत्र आदिवासी बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित है, जो कि गुजरात से संबंधित नहीं है। अक्सर यह दावा किया जाता है कि राज्यों के कलह और विवाद का सबसे बड़ा बिंदु यह है कि नर्मदा परियोजना का सबसे बड़ा लाभार्थी गुजरात राज्य होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, क्योंकि गुजरात ने इस परियोजना के निर्माण के लिए जो रास्ता किया और केंद्र सरकार से उसने इसके लिए निवेदन किया था। तो गुजरात राज्य का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था, वो उसका इनिशिएशन इसमें ज़्यादा था, तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन यह दो अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कीमत पर किया जाएगा, ऐसा भी लोग सोचते हैं। आपको यह जानकर हैरानी और आश्चर्य होगा कि इन राज्यों के वनों और प्राकृतिक संसाधनों के बड़े भूभाग का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब कोई बड़ी परियोजना का निर्माण होता है तो बहुत कई किलोमीटर के क्षेत्र पर उसका असर पड़ता है और तमाम वन संसाधनों, तमाम जल संसाधनों का अधिग्रहण होता है। तो इसका तात्पर्य होता है कि बिना प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान पहुंचाए वहां रह रहे समुदाय, जो लोग हैं, जो बायोडायवर्सिटी है, जीव जंतु, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ऐसी परियोजनाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता है। 1969 में गुजरात राज्य ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष बांध बनाने का प्रस्ताव रखा। यानी जल विवाद जो था नर्मदा नदी के जल के बंटवारे का, वो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच तो पहले था और एक ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने आदेश में एक जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की थी, जिससे कि वो जल के विवाद का निपटारा कर पाए। वो चल रहा है अभी भी, वो जो है अभी भी वो न्यायाधिकरण कार्य कर रहा है। लेकिन फिर गुजरात राज्य ने जल विवाद जो न्यायाधिकरण था उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि नहीं, एक जो है बांधों से अधिशेष और अतिरिक्त पानी का संग्रहण करके एक जलकोष का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्वच्छ पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन करने के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर और कम उपजाऊ क्षेत्रों में जल की आपूर्ति की जा सके। इस प्रस्ताव को चुनौती देते हुए अब जैसे ही ये प्रस्ताव जल विवाद न्यायाधिकरण के सामने आया, यहीं से विवाद उत्पन्न होना शुरू हो गया। जो सामाजिक कार्यकर्ता, फेमस सामाजिक कार्यकर्ता या प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी मेधा पाटकर, उन्होंने इस प्रस्ताव को चुनौती देते हुए 36 दिवसीय मार्च का आयोजन किया, जो नर्मदा घाटी के पड़ोसी राज्यों के बीच एकजुटता का प्रतीक बनता दिखा और साथ ही सरकार और विश्व बैंक के लिए एक सीधी चुनौती के समान भी प्रस्तुत हुआ। यानी मेधा पाटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति, सामाजिक जो समुदाय विशेष के जो उनके हित के प्रति वो सामने आती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो वो इन सब मुद्दों से संवेदनशील होती हैं, तो वो सामने आई, उन्होंने चुनौती दिया इसको और एक आंदोलन की शुरुआत, इस नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था उसका प्रारंभ उन्होंने किया। तो यहाँ से नर्मदा बचाओ आंदोलन एक आंदोलन के रूप में वो प्रारंभ होता है। उन्होंने विश्व बैंक और राज्य को इस तरह की परियोजनाओं से हटने के लिए एक विरोध के प्रतीक के रूप में 36 दिनों तक चलने वाले एक मार्च का आयोजन किया। समग्र रूप से बुनियादी विकास परियोजनाओं का अनुपालन न करने के कारण पर्यावरण मंत्रालय के आदेश पर परियोजनाओं को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। तमाम टेक्निकलिटीज और विरोध को लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। इन तमाम कारणों को लेकर के पर्यावरण मंत्रालय ने के आदेश पर परियोजनाओं को रोक दिया गया, कुछ समय के लिए वो धीरे-धीरे रोक दिया गया। नर्मदा नदी पर मानव शोषण का एक तीव्र दबाव है। ये सारी नदियों पर, नर्मदा पर नहीं, उसके अलावा भी नदियों पर, जिसके परिणाम स्वरूप नदी की गहराई बेसिन एक दिल दहलाने वाली भयानक और खौफनाक सीमा तक
कम हो गई है। अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव, पलायन, प्रवास, बेतरतीब बस्तियां, असंगठित अव्यवस्थित भूमि उपयोग, कृषि विस्तार, लकड़ी, ईंधन और चारे की मांग, पशुओं द्वारा अधिक चराई, घुसपैठ आदि नदी के बेसिन पर बढ़ते हुए दबाव के कुछ संभावित कारण थे। यानी ये जो नदी, केवल नदी पानी नहीं बहता है, बल्कि उस पर निर्भर करने वाले इतने लोग होते हैं, चाहे वो जल जीव हों, वहाँ समुदाय हों, चराई, कटाई, कृषि विस्तार, लकड़ी, ईंधन, सो नदियों के ऊपर सब निर्भर होते हैं। इस प्रकार यह पहले से ही स्पष्ट है कि नदी का बेसिन हमेशा से सभी संभावित कारणों के घेरे में रहा। इस प्रकार नदी के आसपास के विवाद इन कारणों से भी बढ़ गए थे। अब यहाँ पर एक बात ये निकल के आई कि जो मानव सभ्यता का जो विकास माना जाता है, वो भी नदियों के किनारे ही माना जाता है। बड़े-बड़े शहरों का जो विकास हुआ है, वो नदियों के किनारे हुआ है। गंगा, यमुना, सरस्वती, जो अगर आप देखें दुनिया की वन नदियाँ, तो ये कहीं न कहीं ये समस्याएँ तो पहले से थी कि उसका कृषि विस्तार, लोग नदियों का अधिग्रहण करते थे, नदियाँ खुद पलायन करते हुए उसको सर्पिलाकार होती हुई भूमि को कटान करती थी। ये तमाम समस्याएँ और जनसंख्या का जीवन यापन, चाहे मछली मार पकड़ने के लिए हो, चाहे वो एक रोजगार के रूप में, चाहे वो उसमें जो नाव चलाने को लेकर हो, या फिर और सिंचाई के साधनों को लेकर हो, ये विवाद का विषय तो पहले था। लेकिन ये जो वो तो विवाद आया बांध निर्माण का, सरदार सरोवर परियोजना से, वो उसने इसमें और भी इस विवाद को प्रज्वलित कर दिया और बढ़ा दिया। सन 1985 में जैसे ही यह खबर देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में फैली, मेधा पाटकर और उनके कुछ सहयोगियों ने बांध स्थल का दौरा करना शुरू कर दिया। वह लोगों के विस्थापन की जटिलता, भयावहता और अहमियत पर हैरान थी, और इसलिए नर्मदा चरण चरणग्रस्त समिति एनसीएस या नर्मदा विस्थापित संघ की स्थापना की, जो अंततः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में गांधीवादी संगठनों के साथ एनसीएस के सहयोग से नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में विकसित हुई। अब शुरुआती दौर में उन्होंने कार्य किया कि एनसीएस की स्थापना की, खास करके उन लोगों को उसमें शामिल करते हुए पंजाब और राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऐसे विस्थापित लोग, खास करके इस परियोजना के निर्माण से जो विस्थापित लोग थे, वो पीड़ित थे, उससे प्रभावित लोग थे, उनका एक संघ पहले से निर्मित था, जो अपनी मांगों के लिए आंदोलन करता था। तो मेधा पाटकर जी ने उसको भी अपने साथ उसमें मिला लिया, और अन्य गांधीवादी संगठन जो इसका विरोध कर रहे थे विस्थापन का, उनको भी साथ में लेते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत की। मेधा पाटकर एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो आदिवासियों, दलितों, किसानों, मजदूरों और भारत में अन्याय का सामना कर रही महिलाओं द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों के लिए लड़ रही हैं। वह भारत के एक प्रमुख संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की पूर्व छात्रा रही हैं। उनको उनके इस कार्य के लिए और अनेक ऐसे सामाजिक कार्य के लिए, उनके पर्यावरण के हित के कार्य के लिए उनको अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1991 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड, 1992 में गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड, 1999 में ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अवार्ड फ्रॉम एमनेस्टी इंटरनेशनल, और 2014 में मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, उसमें से मुख्य उनके अवार्ड हैं या पुरस्कार हैं। अब बात आती है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, वो सरदार सरोवर परियोजना की वजह से वो एक प्रतीक के रूप में, ऐसे ही अन्य देश के अन्य भागों में अनेक नदियों पर बांध बनाए गए, चाहे वो रिहंद बांध परियोजना हो, भाखड़ा नंगल परियोजना हो, चाहे वो महानदी रिवर प्रोजेक्ट हो, या बहुत सारे से टिहरी डैम हो जो उत्तराखंड में बनाया गया, ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं थी। अब बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि जो ऐसी परियोजनाओं का सामाजिक पारिस्थितिकी या सामाजिक पर्यावरण पर ऐसी परियोजनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आकलन करना जरूरी हो जाता है। एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, पर्यावरणीय समाजशास्त्र विद्यार्थी होने के नाते, हमारा आपका ये कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि इस पर्यावरण और समाज के संबंधों का अध्ययन करें, और उसी के तहत ये जानना जरूरी है कि ऐसी सरदार सरोवर परियोजना या अन्य बांध जो डैम डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका प्रभाव किस तरह से उनके प्रभावों का आकलन करना जरूरी हो जाता है। यह एक अजीब, अद्भुत और आश्चर्यजनक तथ्य है कि पिछले दशकों में गुजरात सरकार ने उत्तर में दांता से लेकर दक्षिण में डांग तक शोषित आदिवासी क्षेत्रों की वन संपदा का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था। अब बात आती है कि जल जंगल
जहाँ पर ऐसी ऐसी परियोजनाएं बनाई जाती है, नदी बेसिन होता है, ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादातर जनजातीय लोग जो आदिकाल से रहते हुए आए थे जंगलों में, वो वहाँ पर निवास करते थे। तो जब ये परियोजना बनाई गई तो उसमें तमाम जो दक्षिण में डांग से दांता से लेकर डांग जो जिला है, वहाँ तक के आदिवासी क्षेत्रों में जो वन संपदा थी उसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। राजपीपला में वन रेंजर्स कॉलेज के प्राचार्य की रिपोर्ट के अनुसार राजेंद्र शर्मा थे, उन्होंने कहा कि 1970 और 1990 के बीच राजपीपला के पश्चिम में फैले जंगलों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया था। व्यवस्थित और संगठित वन कटाई के कारण एक राजपीपला के पूर्व में लगभग 60 किलोमीटर तक वन क्षेत्र का विनाश हो गया था। अब एक वहाँ की जो एक प्राचार्य थे, उन्होंने अध्ययन किया, फील्ड स्टडी की, उसके आधार पर ये अपने उन्होंने बताया कि किस तरह से वनों की कटाई संगठित कटाई और संगठित बने जो वन उन्मूलन की बात होती है, तो इसमें कहीं न कहीं ये बात आती है कि लकड़ी के इस्तेमाल के लिए जानबूझ करके एक प्लान के तहत लकड़ी को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है और वहाँ से तमाम जो वनाच्छादित क्षेत्र है उसका हनन होता है। अब दूसरी बात आती है कि जब हम सोशल इम्पैक्ट या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो जब पर्यावरणीय समाजशास्त्र में 2 कॉन्सेप्ट ऐसे उभरे, खास करके 90 के दशक में अगर माना जाए, उसके बाद इसको कहा गया EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये जो विश्व जलवायु समझौता है, जो सरकारों के, अपने प्रजातांत्रिक देशों की जो सरकारें हैं उनके, और सिविल सोसाइटी की तरफ से जो आवाज़ उठाई गई, जो विरोध किया गया, उसके पश्चात जो वैज्ञानिकों, समाज वैज्ञानिकों के बीच में एक कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ उनके द्वारा, जिसको कहा गया EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन। अब पर्यावरणीय विकास के कार्यों का पर्यावरणीय प्रभाव पर आकलन क्या होगा, तो उसका ये निर्माण किया गया। अब इसमें ये चीज़ देखा गया कि जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, खास करके जो डैम की बात की जा रही है, बांधों के निर्माण की बात की जा रही है, हाईवेज बनाने की बात की जा रही है, और क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगाई जा रही है बड़ी-बड़ी, उनके उनके निर्माण से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। तो इन बांधों के जो बड़े-बड़े एरिया में कैचमेंट एरिया होता है इनका, बड़े-बड़े इनका पानी जो जो उनको रिज़र्व करने के लिए, जल को संचित करने के लिए बड़े दायरे में उनका अधिग्रहण किया जाता है। कंक्रीट से जो डैम बनाए जाते हैं, बहुत कई किलोमीटर एरिया उनका होता है। तो ऐसे में वन संपदा का, प्रकृति के संसाधनों का क्या नुकसान होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके आकलन के लिए EIA एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब EIA कॉन्सेप्ट में ये देखा गया कि कोई भी परियोजना लगाने के पहले या लगाने के बाद भी ये आकलन करना ज़रूरी है कि उस किसी भी उद्योग को लगने से या डैम के बनने से उस आस-पास के जो क्षेत्र हैं, जो निवासी हैं, जो पर्यावरण के जो घटक हैं, अलग-अलग घटक हैं, संसाधन हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी को कहा गया EIA। अब यहाँ इसमें एक चीज़ निकल के बात आई कि जब हम बात करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव पर, तो सबसे बड़ी बात आती है कि जब डैम का निर्माण किया जाता है, तो जैसा कि अभी आपने देखा गुजरात के काफ़ी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में तमाम वनों की कटाई की गई। उसके अलावा जो बायोडायवर्सिटी होती है उस एरिया में, जब जब डैम को बनाया जाता है, जब डैम बना करके पानी उसमें रिज़र्व किया जाता है, तो जितने जो संसाधन होते हैं, पर्यावरणीय संसाधन, जीव, जंतु, ये सब उसमें जब पानी जो संग्रहित किया जाता है, जल को संग्रहित किया जाता है, तो उसमें वो डूब जाते हैं, तो सबमर्ज कर जाते हैं। तो सबमर्ज होने से क्या होता है, उनका अस्तित्व, वो डेड हो जाते हैं। तो जो बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं हम, जिसको जैव विविधता की कहते हैं, वो भी कम होती है। इसके अलावा जो नदी का जो प्रवाह होता है, उसकी गति में प्रभावित होती है, यानी नदी के बहते पानी को रोक करके ही जल का संग्रहण किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि नदी का जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह को भी रोक दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है। प्रवाह बाधित होने से क्या होता है कि तमाम तरह की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। अगर पानी का लेवल कम होता है, तो उसमें रहने वाले जीव-जंतुओं के जीवन के लिए संकट खड़ा होता है। उसमें उसका जो शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। पानी में पॉल्यूशन बढ़ता है, कम पानी होने की वजह से। जीव-जंतु नहीं हो, बहुत सारे ऐसे जीव-जंतु जो समाप्त हो जाते हैं, कम पानी की वजह से डेड हो जाते हैं, उनकी वो जल की सफाई भी करते हैं, उसको प्यूरिफिकेशन भी करते थे। तो एक जो जल चक्र जो एक बनता था,
वो पूरा प्रभावित होता है। इसके अलावा नदियों के बहते पानी का जो प्रयोग करने वाले आस-पास के गाँव, समाज के लोग हैं, जनजातियाँ हैं, जानवर, पशु, पक्षी, वो जो इस्तेमाल करते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। और इससे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जब नदी में पानी का प्रवाह कम हो जाएगा, तो जो सिंचाई के लिए जो हमको जल आपूर्ति होती है, वो बाधित हो जाती है। अब उस पर सीधा-सीधा कृषि पर उसका प्रभाव पड़ता है, कृषि उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ता है और किसान उससे प्रभावित होते हैं। अब यहाँ समस्या आती है, तो ये तो समस्या इधर हुई। दूसरा समस्या, तीसरी समस्या निकल के आती है, जब किसी बड़े क्षेत्र में जब डैम बना करके पानी को रोका जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो पानी का जो वॉल्यूम होता है, वो बड़े आकार में बहुत क्षेत्र में इकट्ठा होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े होंगे ज्योग्राफी में या भूगोल में, तो आप समझे होंगे कि जो हमारी पृथ्वी की धरातल है, सरफेस है, उसके अलग-अलग जो लेयर्स हैं, उसमें जो हमारी पृथ्वी का सरफेस है, उस पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से दबाव पड़ता है। और आपको ये भी मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि बड़े-बड़े डैम के बनने से छोटे-छोटे जो रिक्टर स्केल के भूकंप भी आते हैं। भूकंप यानी वो प्राकृतिक रूप से नहीं आते हैं, लेकिन ये डैम चूँकि जब बनाए जाते हैं, इतने बड़े क्षेत्र में पानी का संग्रहण किया जाता है, तो वो अर्थक्वेक आने की संभावना होती है और उस एरिया वो एरिया अर्थक्वेक प्रोन हो जाता है। तो ये एक नुकसान होता है। दूसरा जो हाइड्रोलॉजी होती है, जब पानी का प्रवाह नदियों में कम हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे स्रोत होते हैं जो नदियों के द्वारा वो प्रवाहित होते थे, जैसे कुएँ हैं, पानी का सरफेस है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है। अगर नदी जो है वो नदी में पानी का प्रवाह कम हो जाएगा, तो हमारे जो कुएँ हैं, हमारे जो सिंचाई के अन्य साधन हैं तो वो प्रभावित होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप आकलन करें तो जैव विविधता पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। पानी को रोक करके नदियाँ जो जल जीव हैं, उन पर प्रभाव उसका पड़ता है। आस-पास के वन संपदा का नुकसान होता है, किसानों की खेती पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो कहीं न कहीं अब बात आती है कि बिजली उत्पादन, सिंचाई ऐसी परियोजनाएँ निकाली गई, बाढ़ नियंत्रण निकाला गया। लेकिन मुद्दा ये निकल के आता है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, मूल निवासी हैं, समुदाय के लोग हैं, वो उन पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पहले ज़्यादा पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं आंदोलन का रूप लेता है और उनमें अनरेस्ट पैदा होता है या उसमें एक प्रकार का असंतोष पैदा होता है। यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि केवल पर्यावरणीय नुकसान नहीं होता है, पर्यावरणीय क्षरण ही नहीं होता है, ऐसी परियोजनाओं के निर्माण को लेकर के सरदार सरोवर परियोजना जैसे है, परंतु उसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी होते हैं, आर्थिक प्रभाव भी बहुत होते हैं। अब सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों में अगर देखा जाए, तो जब सरदार सरोवर परियोजना चल रही थी, तो बहुत से गाँव, हज़ारों हजार गाँव को वहाँ से गाँव के लोगों को विस्थापित किया गया, जनजातियों को विस्थापित किया गया या उनको अपने आप ही वहाँ से निकल के जाना पड़ा, कहीं और अपना आशियाना बसाना पड़ा। इसको कहा गया फ़ोर्स्ड माइग्रेशन, उनका विस्थापन हुआ। लेकिन अब सरकारी योजनाओं में विस्थापन तो किया गया विकास के नाम पर, लेकिन उस तरह से उनका पुनर्स्थापना नहीं कराई गई। तो एक आगे एक और समस्या के रूप में और ख़ास करके ये जो आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन था, वो कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ-साथ एक सामाजिक आंदोलन भी था। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। अब सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव में आप ये समझ सकते हैं कि जो गाँव का विस्थापन होते गाँव के लोगों के विस्थापन होने से उनके जो इष्ट देव होते हैं, उनके ग्राम देवता होते हैं, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति का जो पार्ट होता है, वो वहीं सबमर्ज हो जाते हैं एरिया में। आस-पास उनको विस्थापित होकर दूसरी जगह जाना पड़ता है, उनके सामाजिक संबंधों, नातेदारी व्यवस्था पर उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बहुत से ऐसे सांस्कृतिक, सामाजिक प्रभाव भी पड़ते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात जहाँ तक की जाए, तो जब भारी तादाद में ग्रामवासी, समुदाय के लोग, जनजातीय लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं, तो उन पर आर्थिक प्रभाव भी बहुत नेगेटिव रूप से पड़ता है। ख़ास करके उनके रोज़गार की समस्या होती है। उनका रोज़गार जो वहाँ रहता है, वो छिन जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो ज़्यादातर लोग होते हैं, वो नदियों वहाँ के पर्यावरण पर, संसाधनों पर ही निर्भर करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, तो डैम बनने से या प्रोजेक्ट बनने से जो आस-पास के लोग होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति
बेहाल हो जाती है, या उसको कहें कि उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनके रोजगार पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा परियोजना में जो किए गए वादे हैं सरकार की तरफ से, तो उसमें भी उसकी अक्रियाशीलता, जिसको कि अक्रियता की वजह से आप समझ सकते हैं, निष्क्रियता की वजह से, कि ये वादे किए गए कि नहीं प्रोजेक्ट जब बनेगा तो वहाँ आसपास के लोगों को उसमें नौकरी दी जाएगी, आसपास के लोग उससे प्रभावित होंगे, उनका रोजगार उनको दिया जाएगा, उनको उचित मुआवजा उनके ज़मीनों का दिया जाएगा जो अधिग्रहण किया गया है। तो ऐसे ऐसे तमाम उनकी सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि परियोजनाओं के एक आम धारणा है कि ऐसी सरकारी परियोजनाएँ बनाई तो जाती हैं, भूमि अधिग्रहित तो कर ली जाती है, लेकिन उससे प्रभावित होने वाले जो लोग हैं, आम मानस जनमानस है, उसको उनका पुनर्स्थापना, जिसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन, पुनर्स्थापना प्र उचित रूप से नहीं होती है, और उनको अपने हिसाब से अपने जीवन यापन को तय करना पड़ता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी ज़मीनों पर उनका विस्थापन कर दिया गया, ऐसी जगह पर उनका विस्थापन कर दिया जो ज़मीन बंजर है, जहाँ पर पानी के स्रोत नहीं है, जहाँ पर उनके स्कूल नहीं है, वहाँ कॉलेज नहीं है, या उनके स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं हैं। तो ऐसे तमाम, तो ये आर्थिक प्रभाव, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और एनवायरमेंटल पर्यावरणीय प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। इसके अलावा अब बात आती है जो मेधा पाटकर जी ने और जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, उनका ये भी एक कंसर्न होता है कि जो आदिवासी पुनर्वास, खास करके जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल रिहैबिलिटेशन की बात की जाती है ऐसे परियोजनाओं के बाद में, तो वो कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि कई आदिवासी गांव नदी के नीचे डूब रहे थे, यानी उनके सबमर्ज होने की प्रक्रिया में जब पानी का संग्रहण होता है तो वो कई गांव पहाड़ियों पर, अगर आप देखेंगे ऊंचाई पर रहते हैं, तो वो डूब जाते हैं, उसमें सबमर्ज करने लगते हैं। वो खुद को कुछ निर्जन स्थानों में पुनर्वासित होने के अलावा और कोई सहारा उनका नहीं होता है, वहां से उनको हटना ही पड़ता है, अपना कीमती सामान लेकर के, अपना घर बार, मंदिर मस्जिद जो भी है उनका, गुरुद्वारा, उसको छोड़कर उनको वहां से जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के समझौते के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अंजनवारा को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो मध्य प्रदेश में बस सकता है या फिर गुजरात में पुनर्वास कर सकता है। एक एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसकी जटिलता को समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने यह अवलोकन करने की कोशिश की कि इन आदिवासियों की इस स्वतंत्रता का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि राज्य के 193 गांवों के सभी परिवारों को एसएसपी स्टे द्वारा जबरन बेदखल कर मध्य प्रदेश में रखा जाता है, तो यह एक बड़ी प्रशासनिक परेशानी होगी। अब यहाँ पर फिर राज्यों का अपना विवाद आ गया कि अगर गुजरात में पुनर्वास कराना हो, या फिर मध्य प्रदेश में उनको पुनर्स्थापित किया जाए, तो उसको समस्या है, प्रशासनिक समस्याएं आएंगी। ये अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने जस्टिफिकेशन तमाम अपने राज्य देते रहे, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आपस में। मध्य प्रदेश सरकार इस सिरदर्द को लेने और सहन करने को तैयार नहीं थी। वह अपने आदिवासी बेदखलियों को गुजरात में पुनर्वासित करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थी। लोग ये चाहते थे, हर राज्य चाहता था कि हमारे जो वो क्षेत्र के प्रभावित लोग हैं, चाहे हमारे राज्य के हों, किसी के, वो किसी दूसरे राज्य में विस्थापित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको सुविधाएँ वहाँ हमको नहीं देनी पड़ेगी, उनको देना पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं इसकी एक राजनीति, एक पॉलिटिक्स भी डेवलप हुई। यानी पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन, रिलोकेशन, रिहैबिलिटेशन की एक पॉलिटिक्स भी होने लगी भारत में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नर्मदा के इस फैसले के बाद, नर्मदा प्रोजेक्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, बीच में जैसे मैंने कहा था पर्यावरण मंत्रालय ने उस पर स्टे कर दिया था तमाम कमियों की वजह से, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट सरकार गई और जो है गुजरात सरकार गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देते हुए परियोजना के निर्माण के लिए रास्ता खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नर्मदा के इस फैसले के बाद मामला और जटिल और राजनीतिक हो गया था। लोगों ने अक्टूबर 2000 में मानव अधिकार यात्रा शुरू की और इसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया। सरकारें अब उसी फैसले का इस्तेमाल घाटी के जलमग्न होने और पुनर्वास के बिना लोगों को विस्थापित करने के लिए कर रही है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि नहीं, परियोजना देश के विकास के लिए जरूरी है, सिंचाई के लिए जरूरी है और अन्य चीजों के लिए, इसलिए परियोजना को रोकना ठीक नहीं है, विकास भी जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना जरूरी है। तो लेकिन अब यहाँ पर वो विवाद और होगा। अब सरकारों को भी इससे एक फायदा मिलना ये हुआ कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो जल्दी जल्दी परियोजना का निर्माण मतलब शुरू हुआ। और दूसरा ये हुआ कि जो पुनर्वास की प्रक्रिया है, उसको ध्यान उतनी तरफ उधर नहीं दिया जा रहा था।
बिना उनको ध्यान दिए पुनर्वास की प्रक्रिया को कार्य जो है जो बांध निर्माण की प्रक्रिया थी, जो परियोजना थी, वो संचालित होती रही, बनती रही। यह न केवल घाटी के लोगों पर भयानक प्रभाव डाल रहा है, बल्कि यह दलितों, आदिवासियों, श्रमिकों, किसानों और पिछड़े वर्गों जैसे सीमांत लोगों के साथ की गई निष्पक्षता की बात करता है। आंदोलन की गति धीमी हो गई थी और विरोध प्रदर्शन राज्य की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं रह सकते थे। वर्तमान अब बात आती है कि सरदार सरोवर परियोजना, जो मेधा पाटकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था सरदार सरोवर परियोजना के खिलाफ, उसमें वर्तमान स्थिति का, ये तो भविष्य की भूत की बात हम लोगों ने चर्चा की, इतिहास में क्या क्या हुआ है सरदार सरोवर परियोजना को लेकर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को केवड़िया की यात्रा की और अपने 67th जो जन्मदिन था उनका, उसमें नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया। आपने न्यूज चैनलों में और समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने नदी के तट और बांध स्थल पर फूल अर्पित करके पूजा अर्चना की। मोदी ने दावा किया कि भारत के पश्चिमी हिस्से में अभी भी पर्याप्त पानी की आपूर्ति का अभाव है और पूर्वी हिस्से में भी बिजली और गैस की आपूर्ति की कमी है, जो बांध के निर्माण को सही ठहराता है। तो उन्होंने इसको जस्टिफाई किया कि पश्चिम में पानी की कमी है और पूर्वी भारत में जो है वो बिजली और सिंचाई की व्यवस्था की कमी है, तो दोनों की आपूर्ति, दोनों के फायदे की योजना है, इसलिए इसका निर्माण होना जरूरी है। उसी दिन मेधा पाटकर ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के छोटा बरदा घाट पर नर्मदा के बढ़ते जल में जल सत्याग्रह का आयोजन किया। जो जल संग्रहण हो रहा था, उसमें पानी जब ऊपर आ रहा था, तो वहीं इस स्थान पर बरदा घाट पर जो है उन्होंने जो बढ़ता जल स्तर था उसमें सत्याग्रह का आयोजन किया। मेधा पाटकर इस बात को लेकर आशंकित थे कि बांध का जल स्तर खतरनाक ऊंचाई तक आ जाने से यह स्थान जल्द ही जलमग्न हो जाएगा और क्षेत्र के करीब 192 गांव पानी में डूब जाएंगे। यह लगभग 40,000 परिवारों को प्रभावित करता। मेधा पाटकर ने आरोप लगाया कि प्रभावित परिवार जल्द ही बेघर हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद पुनर्वास या मुआवजे से वंचित हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया था उसमें सशर्त आदेश था वो कि राज्य सरकारें जो है वो पुनर्वास की व्यवस्था बहुत तेजी से अच्छे से करेंगी, तब जाकर के परियोजना संचालित हो पाएगी। तो उनको आशंका थी। पाटकर ने 30 महिलाओं के साथ धार के छोटा बरदा गांव में नर्मदा नदी के तट पर धरना दिया, जहां उन्होंने जोर देकर कहा कि जल स्तर घातक रूप से बढ़ रहा है। अब ये तो रहा नर्मदा बचाओ आंदोलन का इतिहास और उसका पर्यावरणीय प्रभाव, उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रभाव, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण और मानव के बीच के एक संघर्ष को दर्शाता है। और विकास और इसको कहते हैं नेचर, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड नर्चर, यानी विकास और पर्यावरण के बीच का जो संघर्ष है वो इसमें देखने को मिलता है। और इसमें सरकारें, राज्य सरकारें, सिविल सोसाइटी और आम जन की जो अपनी दिक्कतें थी वो सामने निकल कर आती है। अब बात आती है कि इसी ब्लॉक 4 का जो यूनिट 15 है वह भूमि आधारित आंदोलनों, खनिज एवं बीज विरोधी आंदोलनों, खनन और बीज विरोधी आंदोलनों से संबंधित है। अब बात आती है कि जल आंदोलन के अलावा खनन और खान संबंधी जो आंदोलन और बीज और खनन से रिलेटेड आंदोलन भी हमारे देश में हुए हैं। खनन और खान संबंधी उद्योगों का इतिहास कई सदियों पुराना है। यानी मिनरल्स की बात जब हम करते हैं, सोना, चांदी, अभ्रक, मैग्नीज और यूरेनियम, बहुत सारे ऐसे, तांबा, जस्ता, ये हमारे यहाँ सदियों से, प्राचीन काल से ही इनकी खानें होती थी, इनकी खुदाई होती थी। जब भारत में प्रमुख खनिज पदार्थों, रत्नों, नगीनों और मणियों जैसे बेशकीमती पत्थरों का खनन कार्य किया जाता था। प्राचीन काल से भारत के विभिन्न भागों में हीरा, सोना और लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबे के अयस्क जैसे कीमती खनिजों और पत्थरों का खनन कार्य किया जाता था। इस बात के पक्के साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं कि विजयनगर राजाओं 1336 से लेकर के 1560 के बीच जो शासनकाल रहा, उसके बाद टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान रीफ गोल्ड के लिए दक्षिण भारत के कई स्वर्ण क्षेत्रों जैसे बेल्लारा, काबली गड्डी, वायनाड और कुछ अन्य स्थानों में खनन कार्य सक्रिय रूप से किया गया था। मेवाड़ के राणा लक्ष्य सिंह 1382 से 97 के जो दौरान उनका कार्यकाल था के शासनकाल में विशेष रूप से उदयपुर के पास इस दौरान सीसा, जस्ता, चांदी का खनन कार्य
अपने चरम पर पहुंच गया था। जैसा कि मालूम है कि राजस्थान का यह एरिया जो है, वो उदयपुर का जो क्षेत्र है, वो सीसा, जस्ता और चांदी के खनन खानों के लिए प्रसिद्ध है। और 1812 से 1813 के अकाल तक जारी रहा था ये खनन। सन 1774 में रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयला खनन के प्रयास किए गए थे। रानीगंज जो है कोयला के खानों के लिए फेमस है, जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। ऐसे में कोयला की खदानें भी बहुत ऐसे एरिया में पाई जाती हैं। खनन समुदाय हमेशा संजीदा नियमों के विरुद्ध अवैध उद्योगों, व्यवसायों और धंधों के साथ साथ विवादों के केंद्र में रहे, जो व्यवस्थाओं को झकझोर रहे हैं। यानी कि हमेशा खनन समुदाय जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कंपनियां हों जो खनन कराती हैं, सरकारें हों खनन कराती हों, ठीक है ना, उसमें काम करने वाले लोग हों, जिन क्षेत्रों में खानें पाई जाती हैं, खनन किया जाता है, वहाँ के रहने वाले निवासी हों, ये कहीं न कहीं उनका अवैध व्यापार हो। जैसा कि भारत के तमाम राजनेताओं पर कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया, आरोप है, उन पर जाँच चल रही थी। ये कहीं न कहीं इस कोयले को या और खनिजों के जो 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 अवैध तरीके से जो उसका व्यापार किया जाता है, वो कहीं न कहीं एक समस्या रहती है और भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को कहीं न कहीं झकझोरती है। इस प्रकार स्थानीय निकायों को बड़े खनन श्रम बल को दोबारा तैयार करने और बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर लागत वहन करनी पड़ती है। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है, खनन प्रक्रिया को, खनन कार्य को प्रारंभ रखने के लिए श्रम बल जो होता है उसको ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है, अगर ऐसी समस्याएँ, ऐसे विवाद रहते हैं तो। खनन समुदाय, श्रमिक और मजदूर स्वयं को असुरक्षित और अस्थिर महसूस करते थे, क्योंकि वे अपने व्यवसाय और आजीविका को लेकर विवादों और शंकाओं से घिरे हुए थे। बेहतर आजीविका, अच्छी जीवन शैली और काम करने की अपेक्षाकृत अधिक संतोषप्रद स्थिति के लिए श्रमिक संघ सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से जो जो व्यापार संगठन हैं, जो खनन प्रशासनों के साथ लगातार दबाव बना रहे थे। इस प्रकार पहले से ही कमजोर स्थिति में संकट और अनिश्चितताओं को आधार बनाते हुए इसने खनन स्थलों से लेकर के खनन स्थलों तक प्रवासी मुद्दों की एक सर्पिल कमानी बना दी है। एक विशियस साइकिल ऑफ प्रॉब्लम को इसने क्रिएट किया। अब बात आती है कि जो इनका मूल कारण क्या था, खनन समस्याओं का मूल कारण क्या था। खनन केंद्र खनन केंद्र आमतौर पर स्थानीय आबादी से अलग-थलग और नागरिक आबादी के लिए आवश्यक सुविधाओं के बिना निर्जन स्थानों पर स्थित होते हैं। जंगलों में, जैसा मैंने पहले बताया, जंगलों, वीरान क्षेत्रों में, पहाड़ों में। खनन आबादी और समुदाय किसी भी तरह के औसत स्तर वाले निर्वाह से नीचे ही रहती है। यानी वहाँ के आस-पास के जो खनन आबादी होती है, जो उसमें काम करने वाले मज़दूर होते हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से या औसत स्तर वाले जीवन निर्वाह से वो दूर रहते हैं, नीचे ही स्तर में रहते हैं। बेहद कम मजदूरी, अवैध खनन के जोखिम एवं खतरे और अस्वास्थ्यकर वातावरण के साथ मिलकर ये परिस्थितियां उनकी पहले से बढ़ती उदासीनता को और बढ़ा देती हैं। यानी जैसा कि मैंने बताया कि तमाम तरह के जो विवाद हैं, उसके अलावा उनके कम मजदूरी कम होना, अवैध खनन का जोखिम, उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना, क्योंकि मिनरल्स, तमाम खनिज ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उनके साथ काम करना, वहाँ मूलभूत सुविधाओं का न होना, ये समस्याएं और पहले से जो उत्पन्न पहले समस्याएं थी, वो मिल करके इस मामले को, इस पहलू को गंभीर बना देती हैं और सरकारी उदासीनता की ओर इशारा और बढ़ा देती है। इन सभी कारणों के घातक संयोजन ने कठोर सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया, जो खनन, श्रम अशांति, श्रम के पारिस्थितिक क्षरण और खनन उद्योग से जुड़े विभिन्न सामाजिक अव्यवस्था से जुड़ी अमानवीय स्थितियों का विरोध करने की मांग कर रहे थे। जैसा कि हमने बताया कि हर आंदोलन का जो कारण होता है, वो कहीं न कहीं असंतोष, शोषण, डिस्क्रिमिनेशन, ये इस तरह के शोषण आते हैं, तभी समाज में असंतोष पैदा होता है। अब ये असंतोष जब पैदा होता है तो एक आंदोलन का रूप लेता है, आंदोलन को जन्म देता है। इसीलिए कहा गया कि इन सभी कारकों ने मिल करके एक घातक संयोजन, कॉम्बिनेशन तैयार किया और कठोर सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया, जो खनन, श्रम अशांति, श्रम के पारिस्थितिक क्षरण, चाहे वो पर्यावरण के आंदोलन हो, चाहे वो श्रम को लेकर हो, ट्रेड यूनियन के आंदोलन हो, ये तमाम तरह की अव्यवस्थाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, वो उत्पन्न हुई। अक्सर राज्यों पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाती थी कि वह बड़े पैमाने पर विशाल खनन उद्योग स्थापित करने के लिए जनजातियों की उपजाऊ लेकिन खनिज समृद्ध भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रयास करें और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन के साथ मौन और गुप्त रूप से मिली भगत या साठगांठ करें।
क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा के काशीपुर ब्लॉक की बॉक्साइट समृद्ध भूमि में बॉक्साइट खदान ने एक मामले को किस प्रकार प्रस्तुत किया? यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है कि ये जो समस्या खनन की है या खान से रिलेटेड है, वो कहीं न कहीं एक प्रकार की ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस जो ऐसे संगठन हैं और सरकार यानी कि उद्योग और सरकारों के बीच एक गठजोड़ के रूप में ये काम करते हैं और साँठ-गाँठ होती है इनकी और इसलिए वो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। जैसा कि एक उदाहरण के रूप में काशीपुर ब्लॉक की बॉक्साइट जो उड़ीसा का काशीपुर ब्लॉक है, वहाँ बॉक्साइट खान है, वो एक मामला किस प्रकार से चर्चा में आया। तो उड़ीसा का जो काशीपुर ब्लॉक है, वहाँ बॉक्साइट की समृद्ध भूमि आदिवासी निवासियों के घरों और आजीविका के लिए किस प्रकार गंभीर खतरा पैदा कर रही थी। राज्य ने बहुराष्ट्रीय लोगों के साथ गुप्त रूप से इस जनजाति और आदिवासी भीतरी इलाके से खनिज निकालने के लिए साठगांठ की, जिससे गरीब जनजातियों की भूमि और व्यवसायों का बड़े स्तर पर काफी नुकसान हुआ। जब राज्य सरकार को पता चला तो जैसा कि मैंने बताया ना, ट्रांसनेशनल जो संगठन है उनके साथ गुप्त रूप से समझौता कर करके जनजातीय क्षेत्रों में जो स्थित जो 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 खनिज था उसको निकालने के लिए उन्होंने समझौता किया। ये तो कहीं न कहीं ये राज्य सरकारें, सरकार और ऐसे संगठन जो ख़ासकर ट्रांसनेशनल भी हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, इनसे मिल कर के जो एक जनजातीय क्षेत्रों में अब होता क्या है कि ज़्यादातर जनजातियाँ जो वहीं निवास करें, उनकी ज़मीन है, जंगल है, खेत है, उनके घर हैं, वो खनन दायरे में आ जाते हैं और वो उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है या उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया जाता है। तो ये कहीं न कहीं उसकी कीमत वहाँ के लोकल लोगों को उठानी पड़ती है। इसका एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, तो बेहतर समझने के लिए ज़रूरी है ये जानना कि जो छत्तीसगढ़ और जो उत्तराखंड, ये जो 2 राज्य और ख़ास करके झारखंड झारखंड, तो ये जो 3 राज्यों का जो विभाजन हुआ था, अगर इस विभाजन के पीछे जो आंदोलन आप देखेंगे, चाहे उत्तराखंड मूवमेंट हो, चाहे झारखंड मूवमेंट हो, ये आंदोलनों को अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इनके पीछे 2 क्षेत्रों के बीच में शोषण को लेकर के भेदभाव को लेकर के ये कहीं न कहीं आंदोलन था। झारखंड एक जो खनिज संसाधन से संपन्न राज्य था, वहीं बिहार जो उसके साथ था वो वहाँ पर उतने खनिज नहीं पाए जाते थे। तो कहीं न कहीं खनिज का जो क्षेत्र था वो उसमें विकास नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे क्षेत्र में तो विकास हुआ। तो इसका तात्पर्य ये था कि कहीं न कहीं ये भी एक कारण बनता है, यानी खनिज जो हैं, जो संसाधन है, वो कहीं न कहीं राजनीति की वजह से भी वो एक आंदोलन को जन्म देते हैं, ख़ास करके जैसा कि मैंने आपको झारखंड और उत्तराखंड मूवमेंट की बात की। ख़ास करके पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में खनिज संसाधन अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखना ज़रूरी है कि उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल यूआईईएल जो नॉर्वे के नारस्क हाइड्रो, कनाडा के एल्कॉन और भारत के इंदल का एक संघ है। एक तीन संस्थाओं ने मिल करके एक संघ बनाया, एक संगठन बनाया। वह पिछले कई वर्षों से रायगढ़ जिले के काशीपुर ब्लॉक में एक परियोजना, जो मैंने बताया उड़ीसा में, उन्होंने परियोजना शुरू करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जनजातियों के लिए आंदोलन करना आवश्यक और अपरिहार्य हो गया। इस संघर्ष में कुचीपदार, डोंगासिल, टिकरी, कोडीपारी, सुंगर की पंचायतों के लगभग 10,000 से भी अधिक आदिवासी लोग शामिल थे, जिन्होंने मैकांच के लोगों के साथ राज्य और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए उत्साह को मजबूत करते हुए आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिंद दास हैं, उन्होंने कहा था कि सम्मान, गरिमा और स्वाभिमान के साथ जीवित रहने के अपने मूल अधिकार के लिए संघर्ष करना, यह लोगों का दृढ़ विश्वास है। यानी सिविल सोसाइटी के लोग इस बात को उनकी अस्मिता से जोड़ते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, कोई अपनी जंगल, ज़मीन से अगर उसको बेदखल कर दिया जाएगा तो उसके सम्मान और गरिमा पर ठेस पहुँचेगी, स्वाभिमान पर। तो ये कहीं न कहीं इसका विरोध करने के लिए लोगों को अग्रसित करता है, लोगों को आगे लाता है। तीसरा जो एक आंदोलन था, खनन भूमि से जुड़ा हुआ आंदोलन, वो तेल रिफाइनरी आंदोलन था 1956 से 57 के बीच में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर आपको मालूम हो तो भारत में तेल क्षेत्रों की जो सबसे पहला जो तेल कुआँ खोजा गया वो असम में खोजा गया था। नाहरकटिया जो नाम सुना होगा आपने, ये उसमें नाहरकटिया में शुरू हुआ था। असम ऑयल कॉर्पोरेशन ने कलकत्ता में नई रिफाइनरी, जब
कच्चा तेल का उत्पादन होने लगा, कुएं खोजे गए, तो अब बात उसके रिफाइन करने की आई, शुद्धिकरण की। जो कच्चा तेल है उसको रिफाइन करके तभी इस्तेमाल लायक बनाया जाता है। तो रिफाइनरी बनाने के लिए जो सिफारिश की गई, वो सुझाव दिया गया कि भारत सरकार ने असम में धुबरी क्षेत्र और बिहार के बरौनी क्षेत्र को रिफाइनरी स्थापित करने के लिए संभावित स्थलों के रूप में अपना सुझाव दिया। असम में रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव 3 अप्रैल 1956 को विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार इसके बारे में कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सकी। असम के लोगों ने सरकार के कदमों को ब्रिटिश तेल हितों से प्रभावित होते हुए देखा। यानी जो वहाँ पर रिफाइनरी ना बनाने का जो कारण था, वहाँ के जो असम के लोग थे वो ये मानने लगे कि सरकार ब्रिटिश तेल के जो ब्रिटेन के जो तेल हित हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने हमारे यहाँ रिफाइनरी नहीं बनाने का वो रखा है। जून 1957 तक भारत सरकार ने असम के लोगों की मांग के बावजूद बरौनी में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया। इससे असम में और ज्यादा राजनीतिक हलचल मच गई। जाहिर सी बात है कि वो एक विरोध का जो विरोध की शुरुआत और अधिक हो गई। पहला उग्र विरोध अगर देखा जाए तो 28 अगस्त 1956 को हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत विपक्षी दल के नेतृत्व और ऑल असम ऑयल रिफाइनरी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से की थी। विरोध की गंभीरता को दर्ज करने के लिए धरनों, हड़तालों और प्रदर्शनों, जनसभाओं और रोड मार्चों के बड़े स्तर पर आयोजन किए गए थे। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो जो तेल खनन, तेल के निष्कासन वाला जो आंदोलन था उससे संबंधित था। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि मेघालय में यूरेनियम खनन और सामाजिक आंदोलन भी होते हैं। यानी यूरेनियम खनन मेघालय में भी हुआ था, तो उससे रिलेटेड भी एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत का परमाणु कार्यक्रम पहले से ही यूरेनियम की भारी कमी का सामना कर रहा था। यूरेनियम मुख्य रूप से जनजातियों की भूमि से संबंधित था, इसलिए मेघालय की पश्चिमी खासी पहाड़ियों में यूरेनियम खनन ने इसके मूल निवासियों के बीच तीव्र शिकायत, घृणा और विरोध उत्पन्न किया था। राज्य के स्वामित्व वाले यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूत स्थानीय विरोध के कारण बार बार मेघालय के इस खनिज समृद्ध बेल्ट तक पहुंचने से वंचित रखा गया और मना कर दिया गया था। इसके बावजूद सरकार स्थानीय लोगों को राजी करने और उनके क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। यद्यपि आमतौर पर स्वास्थ्य कारणों और जातीय संप्रभुता और स्वदेशी अधिकारों से संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए कुछ लोगों के लिए विशेष रूप से औद्योगिक संदर्भ में यह एक सुझाई गई कार्य योजना का उचित प्रस्ताव है, फिर भी इसका जोरदार विरोध हो रहा है। नई खनिज संभावनाओं के साथ साथ वहां पर पारिस्थितिक संकट के उभरने की खबरें व्यापक स्तर तक फैली हुई थी। जो लिंग 2 कमेटी थी, उन्होंने बताया कि किसी तरह से डोमियासियाट में यह खबर मिली कि वहां पर मछलियों और जानवरों की बड़ी संख्या में अज्ञात बीमारी से वो पीड़ित हो गए हैं। इसके बाद वहां अजीबोगरीब बीमारियां भी उभर कर सामने आने लगी। यूरेनियम चूंकि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, आप सब जानते हैं, खनिज होता है जो शरीर पर, वहाँ के लोगों पर असर डालता है और उसकी वजह से खास करके जो वहाँ के मवेशी थे, वहाँ के और जानवर थे या जो लोग थे, वो अनेक अनजान बीमारियों से पीड़ित होने लगे। वहाँ पर स्थिति एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर यूरेनियम खनन के खिलाफ लामबंद आंदोलन शुरू करना पड़ा और उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे आंदोलन को भी जन्म, तो हर क्षेत्र में खनन को लेकर के, ऑयल को लेकर के, यूरेनियम को लेकर के आंदोलन इस तरह से होते रहे। एक बड़ा मूवमेंट और पास्को इंडस्ट्री लगाई जा रही थी उड़ीसा में, अगर आपको याद हो, तो उसके खिलाफ भी बहुत बड़े लेवल पर वो हुआ। उदारीकरण और विकेंद्रीकरण के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय निगमों और कॉरपोरेट हब की आमद देखी गई, जो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के खनिज भंडार की ओर आकर्षित हो रहे थे। उड़ीसा के जाजपुर जिले में कलिंग नगर, सुकिंडा, क्योंझर और सुंदरगढ़ इलाकों का कच्चे इस्पात की खदानों के निकट होना और पारादीप बंदरगाह के साथ इनके व्यवहार संपर्क होने के कारण यह व्यावसायिक हितों का अड्डा बन गया था। यह स्थानीय जनजातियों के बीच अविश्वास की दरार पैदा कर रहा था, जिन्होंने 2000 के दशक के पहले चरण में खनन निगमों द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया था। 2 जनवरी 2006 को टाटा स्टील का विरोध करने पर उड़ीसा पुलिस ने 13 आदिवासियों को जान से मार दिया था। यानी गोली
चलने में उनकी मृत्यु हो गई थी विरोध प्रदर्शन के दौरान। इस प्रकार यह आंदोलन एक उत्साह और बल के साथ शुरू हो चुका था। तो अलग-अलग कारणों से अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग खनिजों को लेकर के, खानों को लेकर के जो है आंदोलन हुए समाज के द्वारा और आंदोलनों में काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई। तो ये कहीं न कहीं एक पॉस्को बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो कि स्टील फैक्ट्री थी, उसको लगाने का, वहाँ इस्पात संयंत्र लगाने की बात थी। 52,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन सरकार ने किया था। पॉस्को को उस समय के हमारे देश में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष निवेश माना गया था। सबसे बड़ा अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना, एफडीआई माना जाए तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। इसके बारे में यह घोषणा करते हुए सेखी बघारती थी सरकार की इतना बड़ा हम समृद्धि और भलाई के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, हमारे देश में, उड़ीसा में खास करके। यह ड्रीम प्रोजेक्ट जगत सिंहपुर जिले के ढिकिया गढ़कुंजगा और नुआ गांव ग्राम पंचायतों प्रभावित क्षेत्रों के उन सभी 22,000 लोगों के लिए एक आफत और आपदा बन गया, जो वन भूमि पर निर्भर थे, जिसे एक ही झटके में पोस्को द्वारा अधिग्रहित कर दिया गया। उस पूरे एरिया को, चूंकि वो इंडस्ट्री बड़ी थी और उस पूरे एरिया को अधिग्रहित कर लिया गया। तो तमाम तरह के ऐसे-ऐसे और आंदोलन हुए हैं, जिसमें मिसाइलों पर परीक्षण का रेंज था, एनटीआर के खिलाफ उड़ीसा में आंदोलन हुआ, गंधमर्दन बचाओ आंदोलन हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे आंदोलन, भारत में बीज आंदोलन भी हुए हैं। अब इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बीज आंदोलन कैसे कह सकते हैं, बीज तो कोई आंदोलन का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन बीज आंदोलन इस तरह से बीज आंदोलन बना क्योंकि कृषकों जो जो किसान हैं वो अपने पारंपरिक तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि बीज अब किसानों के पारंपरिक संसाधन नहीं रहे, जिनके बारे में वो बढ़ चढ़कर बातें किया करते थे और उन्हें अपने बीजों पर गर्व और घमंड था। बीजों का स्वामित्व बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा घेरे में रहा था। भारतीय कृषि में लंबे समय से प्रचलित बीज संरक्षण और पारस्परिकता की प्रथा धीरे धीरे गुमनामी में जा रही है। हरित क्रांति और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती आकस्मिक प्रौद्योगिकियां किसानों द्वारा बोए और पोषित किए गए बीजों में फंसे पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान की उपेक्षा और अनदेखी करती आई हैं। इसलिए बीज भी अपना महत्व खोते जा रहे हैं। इस कारण वंदना शिवा जो एक इको फेमिनिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने लिखा है, कहा है कि इसका परिणाम यह हो रहा है कि बीज स्वयं विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि बीज का अस्तित्व उसके समग्र ज्ञान और जानकारी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। वंदना शिवा ने अफसोस और गहरा खेद व्यक्त किया कि पूरी प्रथा को नए बौद्धिक संपदा अधिकारों की नीतियों द्वारा बढ़ावा दिया गया था, जिसे व्यापार संबंधित संपत्ति अधिकारों TRIP द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो कहीं न कहीं अगर आपको याद हो कि एक बीजों के निर्माण, जिसको कहा था जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम बीज के निर्माण की बात की गई थी और भारत सरकार ने एक समझौता किया था जिसको कहा गया कि मोनसेंटो राउंडअप रेडी जीन एग्रीमेंट। विरोध अब इसमें क्या था कि जो ये मोनसेंटो था, फर्म के दो तरफा स्वभाव के कारण, यानी ये किसानों के, जब सरकार ने इससे समझौता किया तो ये समझौता इस आधार पर हुआ था कि जो उन्नत बीज होंगे वो कीटनाशकों का उसमें उपयोग नहीं करना पड़ेगा, जो लागत है कि कृषि की वो कम आएगी, नहीं लगाना पड़ेगा किसानों को, उत्पादन ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें कर करके किसानों को वो बीज जो है वो वहाँ उनसे मोनसेंटो से लेना था। तो ये कहीं न कहीं ये जब प्रक्रिया शामिल की गई, ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो किसानों में इसको लेकर के बहुत एक नाराज़गी हुई और ज़ाहिर-सी बात है, किसानों ने माना कि शिकायत की कि मोनसेंटो फसल का मालिक बन गया है, भारतीय किसानों से किराए के रूप में लाखों डॉलर निचोड़ लेते हैं और लेकिन यह ट्रांसजेनिक फसलों की लागत और होने वाले खतरों के लिए कभी भी भुगतान नहीं करता। जो 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 टी जिनको कहते हैं हम ट्रांसजेनिक, या उसको कहते हैं जो उन्नत जो किस्में बनाई गई ऐसी कंपनियों के द्वारा, ऐसे समझौतों के द्वारा, वो कहीं न कहीं पर्यावरण को एक नुकसान पहुँचा रहे हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको बताएँ, जो बीटी कॉटन, बीटी, तो बीटी कॉटन आया तो ये हुआ कि कपास में जैसे कपास की जो बीज आया, तो उसमें ये हुआ कि इसमें कीटनाशक नहीं लेंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा और भी चीज़ें फ़ायदे का होगा किसान के लिए। लेकिन उसका प्रभाव नकारात्मक रूप से पर्यावरण पर पड़ने लगा। कीटनाशकों की मृत्यु होने लगी, जो परागण होता था उसमें कमी आई और
उसका नकारात्मक प्रभाव जो है शरीर पर भी और स्वास्थ्य के लिए भी हो रहा था। तो यहाँ पर एक बात आई कि वो जो इससे नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, उसकी लागत वो जो मोंसेंटो जैसे ऐसी कंपनियाँ थी, जो बीज बेच रही थी, बीज दे रही थी किसानों को, वो नहीं इसका उठाने को तैयार नहीं थी। तो इसके लिए भी एक आंदोलन देश में छिड़ा, जिसको बीज सत्याग्रह नामक एक आंदोलन समय के साथ व्यापक पैमाने पर उभरा था, जो विशेष रूप से आईपीआर, टीआरआईपी और हमारी मूल कृषि प्रणाली के स्वदेशी अभियान को अपहरण करने के लिए अन्य प्रयासों को चुनौती देने के लिए चलाया गया था। 1993 में दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जहां किसानों के अधिकारों का ज्ञापन बनाया गया, स्थानीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसमें यह संकल्प लिया गया था कि प्राकृतिक संसाधनों को गांव की ही संपत्ति माना जाना चाहिए। किसान आंदोलनों ने सख्त घोषणा की कि वे गैट संधि को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि यह उनके जन्मजात अधिकारों को स्वीकार करने से इनकार करती थी। तो कहने का तात्पर्य यह था कि ये बीज आंदोलन, जो जल आंदोलन, भूमि आंदोलन या खनन आंदोलन, ये कहीं न कहीं पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों के द्वारा जनित थे, और समाज पर भी, उसके लोगों पर भी जो दो तरफ़ा या चौतरफ़ा जो असर हो रहा था, उसकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए थे। तो कहीं न कहीं पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, तो इन आंदोलनों का महत्व होता है। ऐसे आंदोलनों का होना समाज के विकास के लिए, समुदाय के विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने विस्तृत रूप से इसको पढ़ा है। अब यहाँ पर एक, इसको अगर समराइज़ करना हो तो ये आता है कि कहीं न कहीं इसमें एक राजनीति को भी हमको देखना पड़ेगा। कुछ वर्ग या कुछ विश्व के ऐसे संगठन हैं जो कहीं न कहीं अपनी राजनीति के लिए भी ऐसे आंदोलनों को बढ़ावा देते हैं, जिसको हमको भी बहुत ध्यान से देखना समझना है। केवल उनका हित दिखाने के लिए होता है, लेकिन उनका हित कोई और होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।